स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारा क्लास नंबर 2 है DFCCL के हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है, अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी लोगों ने प्रिपरेशन लाइक कि थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिविज़न करना। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपका की सेक्टर समझा जाएगा। अगर आप अभी उसका रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फिर जाना नहीं जाना कोई एक जैसी बात होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है आपका अराउंड देखो 36 मार्क्स पूरा कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी आपको टैकल करना है। साथ ही साथ आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको टैकल करना है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम बायोलॉजी इतना ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने आपके जो PYP पेपर है वो बहुत अच्छे से स्कैन किए हैं, और एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पेपर में 2016 का भी पेपर देखा है मैंने, और 2018 का भी पेपर देखा है। इवन मैंने टेक्निकल के सारे पेपर देख रखे हैं, उसमें भी बायोलॉजी का पोर्शन बहुत बढ़िया पूछा जाता है। हालांकि ऑपरेशन BD के जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, आपका जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है वो पूरा 24 मार्क्स का है, जिसमें आप कंसिडर करके चल सकते हो 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में भी 5 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री, 5-5 मार्क्स। ठीक है, 5-5 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री, और बाकी के 14 मार्क्स का जो है आपका बायोलॉजी और इन्वायरमेंट आएगा। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इन्वायरमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। एज सच आपको इन्वायरमेंट नहीं लिख कर दिया जाता है। इन्वायरमेंट जो है देखो बच्चों, ये आपका सब ब्रांच की तरह होता है बायोलॉजी का, या फिर आप कह सकते हैं कि साइंस की ही एक ब्रांच की तरह है। तो वो आपको बताएगा नहीं कि मैं इन्वायरमेंट पूछ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बन जाते हैं भाई, जैसे बायो अकोमोडेशन क्या चीज़ है, बायो रेमेडिएशन क्या चीज़ है। इस तरह के क्वेश्चंस जब बन जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आती कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, बायो रेमेडिएशन जो वाला है चक्कर वो पूछा जा रहा है, बायो मैग्निफिकेशन का पूछा जा रहा है। तो समझ रहे हो कि इन्वायरमेंट से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है अभी फ़िलहाल, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर मेरा 2 भी बुक परचेस कर रखा है, 239 वाला और 99 वाला, उसका तो रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक मोड में आ चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि आप पढ़ना क्या है। तो आपके पास अगर डेडिकेटेड कुछ बुक्स होंगे तो उसी को अगर आपको पढ़ना, मैंने अगर रिकमेंड किया आपको, तो मैं रिकमेंड करूँगी मेरे 2 बुक्स पढ़ लो आप अच्छे से, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ट्रस्ट में, GK का तो मैं बिल्कुल आपको लिख कर दे सकती हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंडली, जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने हमारे 99 वाले बुक में पूरा का पूरा कंपाइलेशन कर लिया है, और जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है रेलवे के, उसका हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कल से। पहला एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है कल से, और फिर मैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करती रहूँगी। कल से शायद हो सकता है 2 से 3 लेक्चर आ जाए। ये होगी बातें बहुत। फिर और क्या बच चुका है आपका, हाँ तो देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, पहले तो ये देख लो। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा पैनिक मोड से बाहर आ जाओगे। सबसे पहले हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, बायो कंप्लीट कर रखा है हमने कर रखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कंप्लीट कर रखा है। DFCCL का एक लेक्चर, मतलब आज का अगर एक लेक्चर कंसिडर करूँ तो बस एक लेक्चर बचता है शायद से, क्योंकि आज मैं लंबा ले लूँगी लेक्चर तो हो जाएगा शायद DFCCL भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक, हमने कंप्लीट कर रखा है, इतना बड़ा हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है। मार्केटिंग कर रखा है। CRM का एक ही लेक्चर बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बाकी है। तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स है हमने पूरे कंप्लीट कर रखे हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है, फिर से इनको एक बार पूरा का पूरा जो है आपको वॉच करना है। भले आप 1.5 के स्पीड पे करो या 2 के स्पीड पे करो, कोई मतलब नहीं, आज सच इतना प्रॉब्लम नहीं हमको, बट आपने उसको फिर से देखना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रॉपरली रिवीजन हो जाएगा, और आप थोड़ा सा पैनिक मोड से कम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। आज ही रात में आप देख लो कि आपने कितना कितना जो है नोट्स वगैरह निकाल रखे हैं। सेकेंडली, अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे हो तो आपके इतना पागलपन कोई नहीं कर रहे। टेस्ट सीरीज़ मस्ट है। अब टेस्ट सीरीज़ में कितने भी मार्क्स आओ डजेंट मैटर, बट टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है। ये एक आपका जो मेंटल प्रेशर होता है, वो जो ब्लॉकेज होते हैं वो निकालने का काम करती है टेस्ट सीरीज़। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़, मेरा कोड यूज़ करना CTMV
7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, बहुत होगी बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, DFCCIL का मोटो क्या है कि भाई जिस तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, EDFC WDFC बनने जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोडिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा था, मतलब उनके एनर्जी पूरा एग्जॉस्ट हो रहा था। ठीक है, हमारा जो इंडियन रेलवे का ये जो पूरा हमारा नेटवर्क है, तो ये कितने किलोमीटर का है अप्रॉक्स, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो याद रखो, पूरा इंडियन रेलवे का नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली 68,044 किलोमीटर का है। कितना है, मैं फिर से लिखती हूँ इसको, 68,044 किलोमीटर पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क पूरे इंडिया में जो है फैला हुआ है। इसमें से भी अब इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो डायगोनल्स है, ये कितना किलोमीटर है ये पूछा जा रहा है। तो ये है 10,122 किलोमीटर। कितना है ये नंबर याद करना है आपको। ठीक है, भले वो भूल जाओ, पहले वाला जो मैंने अभी बताया था 68,442 वो भूल जाओ, बट ये याद करो 10,122 किलोमीटर है पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, जो कि 16% ही रूट कैरी करता है पूरे हमारे इंडियन रेलवे नेटवर्क का, बट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, सेकेंडली DFCC का मोटो क्या है, DFC क्या मतलब उसका मोटो क्या है, मोटो है सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस, मतलब SSS समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस, ये हमारे DFCC का मोटो है। ये क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ याद रखना है, जो भी मैं बोलूँगी वो आपको बस याद रखना है आराम से। ठीक है, सेकेंडली आज जो है हम क्या देखने वाले हैं कि भाई जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, विदाउट EDFC और विथ EDFC कितना होगा। ठीक है, वो डिफरेंस देखेंगे। हमारा इंडियन रेलवे का क्या टारगेटेड ईयर रखा गया है, जो भी ग्रीन हाउस इमिशन गैस या फिर नो कार्बन, ठीक है, नो कार्बन या फिर ग्रीन कॉरिडोर वाला, जो बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको, इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखो नो कार्बन ग्रीन कॉरिडोर वाला कि क्या ईयर रखा गया है, टारगेटेड ईयर। ठीक है, वो देखेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप लोग समझ लो कि भाई कल का जितना पढ़ रखा है वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो DFC है वो 30 अक्टूबर, कब, 30 अक्टूबर 2006 को इस्टेब्लिश हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, और इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सबसेट है DFC, लेकिन DFC का काम सारा का सारा कौन हैंडल करता है, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेकेंडली ये 16% रूट किलोमीटर कैरी करता है पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क का, जिसमें 52% पैसेंजर ट्रेन चलती है पूरे इंडिया की, और 58% फ्रेट ट्रेन, या 60% कंसिडर कर लो क्योंकि अब 60% हो चुका है यहाँ पे, 60% मालगाड़ियाँ, इतनी ही ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर चलती है। अब आपको मैं EDFC WDFC के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अब आपको EDFC WDFC में क्या करना है, किस चीज़ का रट्टा मारना है और कौन सी चीज़ दिमाग में रखना है, ये देखो। तो देखो EDFC जो है वो पूरा 1856 किलोमीटर है, ये इसका ना लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, लेंथ किसका कितना है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखो EDFC जो है 1856 किलोमीटर है पूरा। ठीक है, EDFC 1856 किलोमीटर है पूरा का पूरा। EDFC कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और ये दनकुनी वेस्ट बंगाल में जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा EDFC जो है, ये पूरा लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और दनकुनी कौन सा, वेस्ट बंगाल वाला दनकुनी, वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन से स्टेट्स इस कॉरिडोर में आ रहे हैं, ये स्टेट भी पूछ रहा है, तो स्टेट आपको याद रखना है कौन से स्टेट्स ये कॉरिडोर में आ रहे हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली मैप में इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पंजाब,
ठीक है। पंजाब में देखो और भी क्या क्वेश्चन बन रहा है, ये पता नहीं इतना डीप में जाके क्यों क्वेश्चंस बना रहे हैं कि भाई ईडीएफसी डब्ल्यूडीएफसी में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, ये तो पूछ ही रहे। उसी के साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर वाला रूट किसका है और सबसे कम किलोमीटर रूट किसका है, ठीक है, मतलब किसका जो है ज़्यादा स्पेसिंग वगैरह दे रखा है। तो पंजाब में 88 किलोमीटर है, ठीक है, पंजाब है। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, हरियाणा में 72 किलोमीटर का इसका पूरा स्पैन है हमारे ईडीएफसी का। फिर बाद में देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका स्पैन है कितना, 1063, ठीक है, कितना 1063 का। और फिर बाद में आता है बिहार, बिहार में है 239, ठीक है, बिहार में है 239। और फिर झारखंड में है 196, लेट मी ओके ड्रॉ इट, झारखंड में 196। और फिर वेस्ट बंगाल में है 203, कितना है 203। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई सबसे कम यहाँ पे कहाँ पे जो है इसका रूट जा रहा है ईडीएफसी का, वो जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कितना 72 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो है इसका रूट कहाँ से गुजर रहा है, वो गुजर रहा है उत्तर प्रदेश से, वो कितना है 1063 किलोमीटर। इसको नोट करो, इसको नोट करो और ये लिखना ही है आपको आपके नोटबुक में, और उसका रट्टा मारना शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भाई ईडीएफसी में उत्तर प्रदेश का रूट ज़्यादा है, वहीं अगर आप इसको कंपेयर करो वेस्टर्न डब्ल्यूडीएफसी से, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीएफसी का 18 किलोमीटर वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, 18 किलोमीटर वाला स्पैन आ रहा है, वो हम देखेंगे आगे। तो पहले तो ये देखो ईडीएफसी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ईडीएफसी में कितने स्टेट्स आ रहे हैं टोटल, हम अगर काउंट करें, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो टोटल 6 जो है हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट्स आ रहे हैं ईस्टर्न कॉरिडोर। और कितना है ये 1856 किलोमीटर, कितना है 1856 किलोमीटर, ठीक है, 1856 किलोमीटर। अब आप लोग बोलोगे मैम क्या ये जो छोटे छोटे यहाँ पे सिटीज़ दिखाई दे रही है इसको याद करना है क्या, जैसे कि लुधियाना है, अम्बाला है, ठीक है, इस तरह से खुर्जा वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा मत करो, ये इतना करोगे तो एग्जॉस्ट फील करोगे। इतना डेटा अपने पास पहले ही हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ का इतना ज़्यादा डेटा है कि डीएफसी का अगर आप कितना भी याद करोगे तो कम ही पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि भाई इसमें ये पूछ लेगा कि ईडीएफसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईडीएफसी कहाँ ख़त्म हो रहा है, ईडीएफसी में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, सबसे छोटा जो स्पैन है कौन से स्टेट का है, और सबसे बड़ा जो स्पैन है वो कौन से स्टेट का है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूडीएफसी का, ठीक है। डब्ल्यूडीएफसी जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ना डब्ल्यूडीएफसी ईडीएफसी का डायग्राम अपने नोटबुक में निकाल ले खुद के ही हाथों से, तो थोड़ा सा नहीं क्या आपको एक दिमाग में भी मैप बैठ जाएगा। जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो मैप बैठ जाएगा कि भाई कौन से स्टेट से गुजरता है। जैसे हम अगर नदी का प्रभाव क्या वो कहते हैं उसको, नदी का जो फ्लो होता है वो जब मैप में निकाल लेते हैं तो समझ में आता है कि भाई कौन से स्टेट से ये गुजर रही है ना। उसी तरह से तो आपको एक बार ये नदी के फ्लो की तरह ड्रॉ कर लो, ठीक है। सेकेंडली हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर जो है डब्ल्यूडीएफसी, इसका पूरा लेंथ कितना है 1520 किलोमीटर, कितना है 1520 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये छोटा है कंपेयर टू ईडीएफसी लेंथ में, ठीक है। और ये कितने स्टेट से होकर गुजर रहा है, ये गुजरता है हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे हरियाणा और यूपी जो है ये दोनों में भी कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा से कितना होता है 191 किलोमीटर, राजस्थान में 561 किलोमीटर, गुजरात में 552 किलोमीटर, ठीक है, 552 किलोमीटर। और हमारा जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में 183 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 183 किलोमीटर। और यूपी में सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर या 17 किलोमीटर कंसिडर कर लो। 1 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने जो इनका प्लान दे रखा है उसमें इन्होंने 1 किलोमीटर कम का बता रखा है, बट अभी ये अप्रॉक्स 18 किलोमीटर हो चुका है अगर हम करंट अफेयर का देखें। बट अगर इनके कॉर्पोरेट प्लान के हिसाब से देखें तो ये 17 किलोमीटर ही बता रहा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आप अगर आपके एग्जाम में 18 किलोमीटर दिखता है यूपी का वेस्टर्न डब्ल्यूडीएफसी का शेयर, तो आपको वही क्लिक करना है, ठीक है, 18 किलोमीटर ही क्लिक करना है। अगर हाँ 18 किलोमीटर नहीं मिल रहा है तो फिर 17 किलोमीटर को आप जो है राइट कर सकते हो, क्योंकि इनका डेटा जो होता है ऑफिशियल डेटा ये जल्दी जल्दी अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। जिस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट वेबसाइट अपडेटेड कर देते हैं उस तरह से ये लोग नहीं करते हैं। तो
यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा स्पैन कहाँ से गुजर रहा है WDFC का, तो वो गुजर रहा है राजस्थान से। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ से जो है कमीशन किस तरह से जून 2020 में दो भी जो है हमारे कॉरिडोर कमीशन होने वाले। कब कमीशन होने वाले? जून 2022 में, ठीक है, 2022 में कमीशन होने वाले हैं। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होंगे इस एग्ज़ाम में वो EDFC में भेजे जाएंगे, क्योंकि EDFC जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और WDFC में राजस्थान वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो महाराष्ट्र के आधे से ज़्यादा बच्चे राजस्थान भेजे ही जाएंगे, गारंटेड भेजे जाएंगे। और जो भी इधर से बिलोंग करते हैं, हमारे ईस्टर्न साइड से बिलोंग करते हैं, फिर वो EDFC साइड में भेजे जाएंगे। उड़ीसा वाले बच्चे तो डायरेक्ट EDFC में चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल वाले भी चले जाएंगे, आंध्रा के भी बच्चों को उधर ही भेजा जाएगा। WDFC जो है देखो दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और JNPT मुंबई में जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे? दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और JNPT मुंबई में जाके ये ख़त्म हो रहा है। JNPT का जो पोर्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बॉम्बे में ये पूरा ये जो है लाइन जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली इसी रूट पे क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये देखो पहले से ही यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के रूट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उसी के पैरेलल ये रूट बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके पैरेलल बनाएंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इनको लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इतने जल्दी ये काम कैसे कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये जो है लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी इंडियन रेलवे का भी ये लोग कंसिडर करते हैं, इंडियन रेलवे से ये लैंड ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे पैसा, अब हम देखते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कि कितना पैसा लगने वाला है और इसमें किसका सबसे ज़्यादा शेयर है जो पैसा यहाँ पे आ रहा है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा देश या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन DFC EDFC को पैसा दे रही है, ठीक है। तो चलिए वो स्लाइड देख लेते हैं। पहले तो देख लो कि पैसा कितना लग रहा है। WDFC जो है, जो 1503 किलोमीटर का जो रूट बताया जा रहा है, अभी जो कमीशन होने वाला है जल्दी से जल्दी, उसके लिए पूरा ग्रैंड टोटल 51,000 रुपये 51,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 51,101 करोड़ रुपए लग रहे हैं। और हमारा EDFC देखोगे तो आप 30,357 करोड़ रुपए लग रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई सारा का सारा पैसा इंडियन रेलवे लगाएगी, बिल्कुल नहीं। इंडियन रेलवे का जो शेयर है ये पैसों में सिर्फ 1 है, 3:1 का है। मतलब जो अगर इंडियन रेलवे 100 रुपीज़ लगा रही है तो 300 रुपये जो है वो फॉरेन से आ रहे हैं हमको, ठीक है। कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो सबसे पहले जान लो, वर्ल्ड बैंक और जापान की जो बैंक है वही हमको हेल्प कर रही है, जो भी EDFC WDFC बन रही है उसमें। सेकेंडली हमने जब EDFC बनाने जा रहे थे तभी हमने जापान से बात की थी, और जापान ही वो देश है जिन्होंने कहा था कि हम पैसा लगा देंगे, आप जो है स्टार्ट कर दीजिए बनाना जो भी आपका कॉरिडोर है वो, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि देखो फंडिंग प्लान क्या है इनका। कि फंडिंग प्लान कुछ इस तरह से है कि जो जीका है, जीका ईस्टर्न कॉरिडोर को कम पैसा लगा रही है, एक्चुअली वेस्टर्न कॉरिडोर को ज़्यादा लगा रही है, और हम लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से। किससे हम लोन ले रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए, ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए। और टोटल फंडिंग विदाउट लैंड भी कुछ है और विथ लैंड भी कुछ है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लैंड देगी उसमें फंडिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इतना पैसा वैसा याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि भाई रेशो कितना दिखाया जा रहा है और कौन दो ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमको पैसा लगा रही है। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक हमको पैसा दे रही है, दूसरा जीका जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको पैसा दे रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये बात। और हमारा जो रेशो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का और एक्सटर्नल फंडिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेशो है 1:3। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 100 रुपीज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगा रही है तो 300 रुपये बाहर से हमको मिल रहे हैं। ये कुछ टाइमलाइन दे रखी है EDFC की, भाई जो भावपुर से खुर्जा है 343 किलोमीटर का, वो कब कमीशन होने जा रहा है, कमीशन की टाइमलाइन वगैरह दे रखी है। और बहुत सारे ये जो है रूट के कमीशन की टाइमलाइन दे रखी है, EDFC का भी दे रखा है और अपने WDFC का भी दे रखा है। तो ये इतना याद नहीं कर सकते आप और ना ही करना है आपको, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इस तरह से कुछ भी याद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है कि भाई जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो फंडिंग है वो
वर्ल्ड बैंक और जीका दे रहा है। और कंप्लीशन ईयर देखो, यहाँ पे देखो कंप्लीशन ईयर इन्होंने 3 से 4 साल के बीच का ही रखा है। 2006 में भले ही स्टार्ट हो चुका है ये। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो क्या कह रही थी मैं, ये अपना वर्ल्ड बैंक और जीका जो है, जीका क्या है, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है जीका, और वर्ल्ड बैंक पैसे लगा रही है। और इन्होंने ना कंप्लीशन ईयर कितना रखा है, 3 से 4 साल का रखा है। तो मतलब जो जून 2022 का जो कमीशन ईयर है ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसे सेकंड थॉट मत रखो कि होगा या नहीं होगा, तो ये होने वाला है। और डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइन एंड बिल्ड, ये लमसम है। लमसम मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग करने वाले, बिल्डिंग मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेना बाकी है। देखो मैंने आपको कल कहा था कि भाई ये क्या इंक्रीज करने जा रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्या, अगर आप डिज़ाइनिंग पैरामीटर सही से कर लो ना, तो इससे आधे से ज़्यादा आपके डीएफसी के क्वेश्चन बन ही जाएंगे। डीएफसी में पूछने लायक है ही बस ये, क्योंकि देखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में ये बहुत कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे इंडियन रेलवे की। वहीं अगर आप डीएफसी देखो तो अभी अभी पैदा हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पूछेगी क्या, तो ये सिर्फ डिफरेंस पूछेगी इंडियन रेलवे से अलग हम क्या कर रहे हैं ये बता दो, ठीक है। एक तो प्राउड का मूवमेंट है, दूसरी बात है कि भाई पता होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय बन रहे हो, तो हम अलग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है एक्सल लोड इंक्रीज कर रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि ये 32.5 टन का इन्होंने डिज़ाइन पैरामीटर रखा है एक्सल लोड का। कितना क्वेश्चन बनता है, 32.5 टन का। ये पहले स्टार्ट करेंगे 20 टन से, फिर 22.5 टन, फिर 25 टन, फिर 27.5 टन, फिर 30 टन और फिर 32.5 टन का ये लोगों ने जो है लोड का एक्सल लोड का पैरामीटर रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि भाई डिज़ाइन पैरामीटर जो रखा गया है वो कितना रखा जाएगा, तो 32.5 टन, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है, 32.5 टन, ठीक है। लॉन्ग हॉल मतलब ये जो है आपके, मैंने कल बताया कि ट्रेन की लेंथ ये बढ़ाने जा रहे हैं 1,500 मीटर, ठीक है। 1,500 मीटर की अगर एक ट्रेन होगी तो लॉन्ग हॉल करेगी, मतलब लंबा सफ़र कर सकती है, लंबा डिस्टेंस भी ये कवर कर सकती है। और ये चाहते हैं कि भाई इंक्रीज इन ट्रेन फ्रीक्वेंसी, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जो कल मैंने आपको कहा था ना, ओएजी ओवरहेड इलेक्ट्रीफाइड जो लाइंस जाती है वो देखो इस तरह से, कल मैंने डायग्राम दिखाई थी आपको, कुछ इस तरह से है। तो ये जो है ओईजी का हाइट कितना रखने जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा 7.47 मीटर। कितना हाइट रखने जा रहे हैं, 7.47 मीटर, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ओईजी का हाइट इतना रखा जा रहा है, ठीक है, 7.47 मीटर। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि भाई अपना जो WDFC EDFC इसमें कितने जंक्शन स्टेशन कितने हैं, तो याद रखो जो हमारा EDFC है इसमें 27 जंक्शन स्टेशन है, और हमारा जो WDFC है इसमें 17 है, ठीक है। 27-17 ऐसे याद रख सकते हो जंक्शन स्टेशन है यहाँ पे। कल मैंने स्टेशन का ये बता दिया था आपको कि कितने किलोमीटर का होगा एंड ऑल। अगर डबल लाइन का है तो 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। डबल लाइन अगर स्पेसिंग है स्टेशन की तो 40 किलोमीटर उसकी स्पेसिंग रखी जाएगी, और अगर सिंगल लाइन ही जा रही है, एक सिंगल ही पटरी जा रही है, तो 10 किलोमीटर स्पेसिंग रखी जाएगी, ठीक है, स्टेशन की। और जैसा कि मैंने कहा कि 17 जंक्शन है WDFC के और 27 जंक्शन है हमारे EDFC के। अब देखो मैंने जैसे कहा था ग्रीन इनिशिएटिव लेने जा रहा है इंडियन रेलवे कि भाई कार्बन जो इमिशन होगा वो हम कम कर देंगे 2030 तक। ईयर पूछा जाएगा। एक्चुअली मैंने आज क्वेश्चन भी पूछा था आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अब क्वेश्चन आंसर सेशन दूंगी। मैं जो है 5-5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कल 10 ले चुकी हूँ, सुबह आज 5 लिए हैं, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। तो देखो जो ग्रीन इनिशिएटिव है यहाँ पे टारगेट रखा जा रहा है 2030 का, ईयर 2030 की। हम 2030 तक जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट वगैरह है या फिर नेट कार्बन हमारा जो इमिशन है वो हम 0 करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्टली यहाँ पे देखो कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ओवर 30 ईयर, 30 साल के स्पैन में कितना ज़्यादा होगा आने वाले 30 साल में। अगर हम DFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाएंगे तो ये 116 बिलियन टन, ठीक है,
116 बिलियन टन जाएगा। वहीं अगर हम DFC बना देंगे EDFC तो ये सिर्फ 47.5 बिलियन टन जो है कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। तो यहाँ पे -2.5x का हमको जो है कटौती देखने को मिलेगी ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई कितना कटौती, तो -2.5 मतलब 2.5 जो है हम कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे। वहीं अगर WDFC देखो विदाउट एनी DFC कॉरिडोर तो हम 466 बिलियन टन, ठीक है, 466 बिलियन टन जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इमिशन करेंगे। और अगर हम DFC को साथ में ले ले WDFC को तो हम सिर्फ और सिर्फ 77 बिलियन टन जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे। इसका मतलब 6% हम कम इमिशन करेंगे या फिर 6 टाइम्स हम कम इमिशन करेंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखने लायक है, ये 2 पॉइंट याद रखने लायक है भाई। 2.5 यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे 6 कम हो रहा है, मतलब 6 टाइम्स कम हो रहा है और 2.5 टाइम्स कम हो रहा है, ठीक है, एमिशन कम हो रहा है। सेकेंडली ग्रीन DFC टू सेव 457 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 30 ईयर्स पीरियड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई ग्रीन DFC जो है वो कितना सेव करने जा रहा है इमिशन, तो 457 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का 30 साल में, आने वाले 30 साल में ये करने जा रहा है। और इसका जो रिपोर्ट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन एनालिसिस फॉर DFC बाय ईस्टर्न एंड यंग, तो सोर्स है ये इसका, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो देखो हम जो है 2.5 टाइम्स कम इमिशन करेंगे अगर DFC EDFC हमारे साथ होगा, और WDFC अगर हमारे साथ होगा तो हम 6 टाइम्स कम इमिशन करेंगे। इसका मतलब हम 457 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ओवर द 30 ईयर्स कम करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं क्लास खत्म होने से पहले बताना चाहूँगी। क्या पॉइंट्स है भाई, एक होता है डेटोनेटिंग सिग्नलिंग, ठीक है, क्या होता है ये याद रखो, इससे क्वेश्चन बन सकता है। डेटोनेटिंग, ठीक है, डेटोनेटिंग सिग्नल क्या होता है एक्चुअली, ये कुछ इस तरह से समझ लो कि हमारा जो स्टेशन है उसके 300 मीटर के, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ बता देती हूँ, ये स्टेशन है और ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ये स्टेशन और ट्रेन के बीच में 300 मीटर का जब अंतर होता है तब एक ट्रेन का अधिकारी या ट्रेन का एम्प्लॉय क्या कर देता है, यहाँ पे ये सिग्नल बांध देता है ट्रेन की पटरी को। तो ये कुछ नहीं होता, ये बॉम्ब ही होता है, मतलब छोटा सा बॉम्ब स्फोट होता है, छोटा सा स्फोट होता है, अच्छा जितना बड़ा नहीं। तो क्या होता है जो हम दिवाली में खेलते हैं ना पटाखे, उस तरह से फटाका होता है ये। तो जैसे ही हमारी ट्रेन का व्हील इसके ऊपर से चलता है ये एकदम से फट 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 आवाज़ आ जाती है। फट 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 जैसे ही आवाज़ आ जाएगी तो क्या होगा कि वो जो हमारा लोको पायलट है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा। सपोज होता है ना कि कभी कभी ट्रेन जो भी जहाँ जगह जा रही है वहाँ का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो, वहाँ पे इस तरह से ना विजिबिलिटी बहुत ही बेकार हो, तो उसको पता नहीं चल सकता है कि भाई आगे स्टेशन है वगैरह, या फिर हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए, वो सो जाए वगैरह। तो ये जो है उसको सिग्नलिंग देने का काम किया जाता है। तो ये साउंड वार्निंग सिग्नल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, साउंड वार्निंग सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल कहते हैं। और ये कितने मीटर पे लगाया जाता है, तो 300 मीटर पे लगाया जाता है स्टेशन से दूर, ठीक है। मतलब अगर लोको पायलट सो भी गया तो अचानक उठ जाएगा और देख लेगा कि भाई स्टेशन सामने है, तो मुझे स्पीड वगैरह कम करनी है, मुझे हॉर्न बजाना है ऑल दैट, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक पॉइंट था। और क्या पॉइंट था कि मैंने बता दिया कि भाई गोल्डन कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर का मिला के कितना किलोमीटर हो रहा है, पूरा हो रहा है 10,122 किलोमीटर, ध्यान से, ठीक है, 10,122 किलोमीटर ये पूरा इसका जो है क्या कहते हैं स्पैन हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हम कल पढ़ेंगे कि किसान रेल एंड ऑल के बारे में, ऑक्सीजन रेल के बारे में, तो सब कुछ वो हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको जो हमारा करंट अफेयर है रेलवेज़ का, ठीक है, रेलवेज़ का जो करंट अफेयर है वो क्लास में आपको बता दूंगी, वो क्लास नंबर 2 होगा, क्लास नंबर 1 पहले ही हो चुका है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, आप जितना भी आपके पास डेटा है ना उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपने मेरे 2 बुक परचेस कर रखे, ऑल सब्जेक्ट्स वाला और 99 वाला, तो आपके लिए वो वरदान है, क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं ढूंढना है, किसी कोई बुक से नहीं पढ़ना है, बस उस बुक को रेफ़र करोगे ना तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, गारंटी से मैं बताती हूँ।
क्या करो, आज अगर आपने खरीद लिया है तो आज से लेके 4 दिन तक, मतलब सैटरडे तक पूरा पढ़ लो, वो किताब पढ़ो 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 पढ़ो, और फिर संडे को टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना आप, और देखना कि आपके कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसा समझ लो जैसे संडे को ही आपका फाइनल एग्जाम है, तो संडे को फाइनल एग्जाम है तो आप क्या क्या करोगे, सारा रिवीजन कर लोगे। पहले तो पूरे मेरी क्लासेस कर लो 1.5 की स्पीड पे, और वो किताब से पढ़ लो, मेरे 2 भी किताबों से। एंड वन मोर थिंग, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बायोलॉजी इन्वायरमेंट का बुक मैं बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं अब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।